हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके आने वाले वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने विज्ञान का मॉडल पेपर सेट 1 को इसी चैनल पर अपलोड कर दिए। यदि आप उसे नहीं देखें तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप उस मॉडल पेपर को जरूर से जरूर देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मॉडल पेपर सेट 2 में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, क्या दिया हुआ है? पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण हैं। ठीक है, तो पुरुषों में यौनारंभ का मतलब होता है जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, जवान हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें से क्या क्या लक्षण दिखता है? तो देखिए, ऑप्शन है दाढ़ी एवं मुंह चुगना, हाँ सही है। कंठ का फूलना, ठीक है, जो गर्दन के पास निकलता है तो वो भी सही है। मांसपेशियों में उभार आना, हाँ ये भी सही है। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना, कि स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण है। ठीक है, जब स्त्रियां लड़कियां धीरे धीरे बड़ी होती है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या सा लक्षण दिखता है? ठीक है, तो स्तनों में वृद्धि, लड़कियों के सीना धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। ठीक है, नितंबों में उभरना, सही है। रजोधर्म का प्रारंभ होना, यानी कि लड़कियों में जब बड़ी होती है वो तो स्टार्ट हो जाता है रजोधर्म, यानी कि पीरियड्स स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें से सभी बच्चों ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन कहाँ होता है बच्चों? ठीक है, कौन सा जनन में होता है, किसका जनन में होता है? तो अमीबा में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। द्विखंडन जो होता है ना, ये अमीबा में होता है। ठीक है, एक अमीबा से दूसरा अमीबा बनता है, कैसे? द्विखंडन विधि से। आगे देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस जीव में बहुविखंडन होता है? ठीक है, तो ये इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमीबा। हाँ, आगे देखो, मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, तो मनुष्य में नर जननांग अंग जो है ये किस कौन कौन से बच्चों? तो वृषण भी है, शुक्रवाहिका भी है, मूत्र मार्ग भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मनुष्य में नर जननांग जो कि पुरुषों में होता है वो सब ये तीनों होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। तो आप देखे होंगे जो घर में बोर्ड लगाते होंगे तो बोर्ड में एक फ्यूज भी लगाते होंगे, तो उस फ्यूज में कौन सा तार लगाते हैं? ठीक है, तो तांबे और टीन दोनों का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए है। ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और चालक के प्रकृति पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीनों पर निर्भर होता है बच्चों किसी भी चालक का प्रतिरोध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 जूल का मान होता है, तो 1 जूल का जो मान होता है ना बच्चों, ये होता है 0.24 कैलोरी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो, 2 आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल कौन सा नियम लागू होता है? तो ये होता है क्लॉम का नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत धारा के सतत पर तथा बंद परिपथ को क्या कहते हैं? ठीक है, तो विद्युत धारा का सतत बंद परिपथ को हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे विद्युत परिपथ का अगर चित्र बनाने आता है तो आप कैसे बनाएंगे? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले एक बल्ब होता है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे एक आप ए मीटर लगा सकते हैं। ठीक है, आगे जाइए, फिर यहाँ पे आप क्या लगा देंगे? बैटरी लगा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से बैटरी आपको छाप देना है। ठीक है, आप अपने बुक में देख लेना किस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक अगर आप चाहे तो स्विच भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है क्या? विद्युत परिपथ। ठीक है, तो किसी भी विद्युत धारा का सतत बंद परिपथ को हम लोग क्या कहते हैं? तो विद्युत परिपथ। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। और ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे ये वीकली टेस्ट हो या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा हो या फिर फाइनल बोर्ड, सभी के लिए ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। तो आप अभी से ही याद कर लो इसको। ठीक है, आपको सभी चीज़ों में काम आएगा। चलिए, क्वेश्चन क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं बच्चों? तो जब अम्ल और क्षारक दोनों को मिला देते हैं।
मिला देते हैं तो क्या बनता है, लवण तथा जल बनता है, तो उसी को हम लोग उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या लिखा हुआ है, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनाते हैं तो उसे उदासीन अभिक्रिया, मतलब कि अम्ल और क्षारक दोनों को मिला दो, मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, उदासीनी अभिक्रियन। ठीक है, अब इसका दो उदाहरण बोल रहा है, देखो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl दोनों को हम मिला दिए। ठीक है, ये क्षारक है और ये अम्ल है, HCl जो है अम्ल है, दोनों को मिला दिए तो NaCl बन गया, यानी कि लवण बन गया। लवण का आपका फॉर्मूला तो पता होगा, नमक का, NaCl। ठीक है, और साथ में क्या हुआ, जल का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये आपका एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण भी देख लो, MgOH2 यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ जब अभिक्रिया करवाएं तो MgCl2 बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया और जल का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप दो उदाहरण को लिख सकते हैं, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं, अगर हाँ तो यह क्षारीय क्यों होते हैं। ठीक है, तो हम लोग अधिकतर जानते हैं बच्चों कि क्षारकीय में, मतलब कि अम्लीय में जो होता है वो H+ आयन होता है, क्षारकीय में OH- आयन होता है। लेकिन पूछ रहे क्या क्षारीय में H+ आयन होता है, अगर होता है तो ये क्षारीय क्यों होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ क्षारीय में भी H+ आयन होते हैं, है ना, परंतु इनकी सांद्रता OH आयन की सांद्रता से बहुत कम होती है। देखो क्षारक में भी H+ आयन होता है लेकिन OH की तुलना में बहुत कम होता है, बस यही आंसर लिखना है आपको। ठीक है, OH- आयन की सांद्रता अधिक होने के कारण ये क्षारीय होते हैं, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या लिखा है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग, प्रमुख उपयोग बताइए। ठीक है, तो धोने वाला सोडा और बेकिंग सोडा का आपको क्या करना है, उपयोग बताना है, क्या क्या उपयोग करते हो। ठीक है, तो धोने वाले सोडा का दो उपयोग देखो, कांच, साबुन, कागज उद्योगों में होता है, मतलब कागज वगैरह फैक्ट्री में, साबुन वाले फैक्ट्री में, ये सब का धोने वाला सोडा का उपयोग होता है। और घरों की साफ सफाई में भी क्या होता है, धोने वाला सोडा का प्रयोग किया जाता है। तो ये दो उपयोग हो गया। अब आते हैं हम लोग बेकिंग सोडा का दो उपयोग। तो बेकिंग सोडा हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो सोडा अम्ल अग्निशामक में। ठीक है, यानी कि अग्निशामक में आग को बुझाने के लिए हम लोग सोडा का प्रयोग करते हैं। और कहाँ पे करते हैं, तो खाने वाले चीज़ों को मुलायम तथा स्पंजी बनाने के लिए, ब्रेड वगैरह में। ठीक है, कचौड़ी, पूड़ी, ये सब जितना बनाते हैं ना आप लोग, तो उसमें आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सोडा मिला देते, काहे कि फूलेगा तनी। ठीक है, तो अच्छा लगेगा खाने में। ठीक है, तो जितना भी है, जैसे समोसा बना दिया तो उसमें भी बेकिंग सोडा मिला दिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप लिख सकते हैं कि खाने की चीज़ों में भी स्पंजी, मुलायम बनाने के लिए, तो ये सब चीज़ आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, याद नहीं रहेगा तो याद कर लेना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में विरेचन के क्या कार्य है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव में नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणुओं का निर्माण विरेचन में होता है। तो मानव में जो नर जनन कोशिका जो होता है, शुक्राणु वगैरह, ठीक है, शुक्राणु, बहुत सारे शुक्राणु नर में होते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ पे निर्माण होता है, वो विरेचन में होता है। ठीक है, यह उदर गुहा के बाहर विरेचन कोष में स्थित होते हैं, क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यकता भी शरीर के ताप कम होता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लिए उत्पादन और श्रवण में भी विरेचन की अहम भूमिका होती है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विद्युत प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोध क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो ये एक क्या होता है ना, कि ये जो विद्युत धारा होता है ना उसको रोकता है। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं इसका आंसर को। प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिसे वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश प्रवाह का विरोध करता है। मतलब कि अगर मान लो इस तरीके से आप करंट पास हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अगर आप बीच में प्रतिरोध लगा देते हो बच्चों, तो क्या होगा कि इसका जितना पावर में यहाँ आ रहा है ना, उससे थोड़ा कम पावर में यहाँ आने लगेगा। क्या हो गया, बीच में प्रतिरोध हो गया, मतलब रुकावट आ गया, जिसके कारण क्या हो गया, इधर का करंट थोड़ा सा लो हो गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। और इसे ग्रीक भाषा में हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से ओम को लिखते हैं। तो आप इसे भी नोट कर लेंगे। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तार का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हमको इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएं। ठीक है, तो अब इसका क्या हो गया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट है, चाहे वो वार्षिक परीक्षा हो, फाइनल बोर्ड हो या फिर वीकली टेस्ट हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है ये सवाल। ठीक है, किसी तार का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, तो देखो कौन कौन सा, तार की लंबाई पर, तार कितना लंबा है इस पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है, जितनी अधिक तार की लंबाई होगी उतना ही अधिक तार का प्रतिरोध होगा, सिंपल सी बात है। आप देखे होंगे कि घर में आप जब बल्ब जलाते होंगे बैटरी वाला, ठीक है, तो
छोटा तार होगा तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज जलता होगा, लेकिन अगर इसी को आप पूरा लंबा 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 पूरा एकदम ऐसे वैसे कर दो और उसके बाद बैटरी से चलाओ तो इसका जो लाइट है जो उसका क्या हो जाएगा, कम वोल्टेज देगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया कि तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है, तार की मोटाई पर भी। ठीक है, जितनी तार मोटाई होगी तार का प्रतिरोध उतना कम होगा। ठीक है, समझ में आ रहा बात। आगे देखो, पदार्थ की प्रकृति पर, अलग अलग पदार्थ के अलग अलग प्रकार का प्रतिरोध उत्पन्न करता है। नेक्स्ट देखो, तापमान पर, शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और तब ताप कम करने पर कम हो जाता है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लेंगे अच्छे से, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं? तो किसी विद्युत परिपथ में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, विद्युत परिपथ में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा की दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। और इसे किससे सूचित करते हैं? तो P से सूचित करते हैं, और P का फॉर्मूला होता है VI। ठीक है, विद्युत शक्ति का इकाई मात्रा क्या होता है? शक्ति। शक्तिमान क्या करता है? सबका वाट लगा देता है। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन क्या जी, ऑप्शन नहीं है ये, शक्ति का मात्रा क्या लिख देंगे आप? वाट लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर आपको अच्छा लग रहा है बच्चों तो हमारे इस वीडियो को फटाक से लाइक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन क्या है ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों के लिए करवा दे रहे हैं। ठीक है, और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको भी हम करवा देते हैं ताकि आपका टेस्ट अच्छा जाए। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है बच्चों? तो ये ईस्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो ईस्ट में। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ठीक है, तो अंडाशय है, गर्भाशय भी है, डिंब वाहिनी भी है, लेकिन शुक्रवाहिका जो है बच्चों ये मादा जनन तंत्र नहीं है, ये क्या है? नर जनन तंत्र, पुरुषों के लिए है ना। आगे देखो, प्राग कोश में होते हैं, तो प्राग कोश में क्या होते हैं बच्चों? तो प्राग कण होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो, प्लेनेरिया में किस विधि से विभाजन होता है? तो ये पुनरुद्ध भवन के द्वारा, पुनरुद्ध भवन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखो, निम्न में कौन एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है? ये भी सवाल आपको करवा दिए, पपीता में एकलिंगी है। ठीक है, प्राग कणों के पुंकेसर में वर्तिकार्ग तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये परागकण कहते हैं। आगे देखो, एक हार्मोन का नाम लिखिए जो लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है। तो यौनावस्था का लक्षण को कौन नियंत्रित करता है? तो टेस्टोस्टेरोन है ना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो 8 नंबर सवाल, एक ऐसे जीव का नाम बताएं जिसमें बहुखंडन विधि से प्रजनन होता है। तो प्लाज्मोडियम में जो है बच्चों ये बहुखंडन विधि से क्या होता है? प्रजनन होता है, जन्म लेता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ब्रायोफिल्म में अलैंगिक जनन की किस विधि द्वारा प्रजनन होता है? तो ये कायिक प्रवर्धन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकार्ग तक स्थानांतरित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं परागकण। क्या कहते हैं? परागकण। आगे देखो, बस 2-3 सवाल और बचे हुए हैं। इनमें से कौन स्त्री केसर का भाग नहीं है? तो वर्तिकार्ग तो है, वर्तिका भी है, अंडाशय भी है, लेकिन परागकोश जो है बच्चों ये स्त्री केसर का भाग नहीं है, पुंग केसर का भाग है। ठीक है, परागकोश, याद रखना इस चीज़ को। आगे देखो, जो जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है और जिसमें भोजन का भंडार भी संचित होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे मादा युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? मादा युग्मक। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब ये रहा हमारा लास्ट सवाल। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट सवाल है, इनमें से कौन नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो वृषण भी है, शुक्रवाहिका भी है, शुक्राणु भी है, लेकिन गर्भाशय जो है बच्चों ये नर जनन का नहीं, ये किसका है? मादा जनन का। ठीक है, आप याद रखेंगे, ऊपर वाले में हम क्वेश्चन में क्या बताए थे? मादा जनन, और नीचे क्या हो गया? नर जनन। ठीक है, तो दोनों को आपको अच्छा से डिफरेंस कर लेना है। ठीक है, आपको अब बता दो कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अच्छा लगा तो नीचे कमेंट प्यारा से ज़रूर कर देना कि सर मज़ा आया। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको सेट 1 देखना है तो सेट 1 को ज़रूर से ज़रूर देख लेना। ठीक है, मैं उसका लिंक यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको वीडियो जैसे ही खत्म होगा तो यहाँ पे आपको एक वीडियो दिखेगा, वहाँ से आप सेट 1 को भी देख लेना। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों, इस बार का जो वीकली टेस्ट है ना, इस बार है आप लोग का चैप्टर 2 से क्षारक का। ठीक है, चैप्टर 2 से क्षारक वाले जो पार्ट है, ठीक है,
जो टॉपिक है आम्ल क्षारक लवण में क्षारक वाला जो टॉपिक है, क्षारक और लवण वाला, उससे सवाल आ सकते हैं। ठीक है, आएंगे इस बार। ठीक है, तो उसको हम इस वीडियो में, इस मॉडल पेपर में नहीं डाला गया है क्वेश्चन, तो उसके लिए मैं एक पूरा सेपरेट पूरा चैप्टर ही बना दिया हूँ। ठीक है, तो उसे आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, वीडियो जैसे खत्म होगा तो आपको यहाँ पर वो वीडियो दिखेगा। ठीक है, इस वीडियो पे आप क्लिक करोगे तो वो वीडियो को आप आराम से देख लेना। तो पहले इसको देख लो आप लोग, ये जो दूसरा चैप्टर है आम्ल क्षारक लवण का। ठीक है, 2 पार्ट में बटा हुआ है, दोनों पार्ट को एक एक करके देख लेना। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत है तो आप हमें मैसेज करो, मैं एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, 94 31 72 90 98। ठीक है, इस पे आप हमें मैसेज करो तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको हेल्प कर दूंगा। ठीक है, और वहाँ पे वीडियो का प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत है तो हमारा इंस्टाग्राम का लिंक और टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल, चारों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। एक एक करके हमारे सभी सोशल मीडिया से आप ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। अपना 2024 एग्ज़ाम, अपना अर्धवार्षिक परीक्षा, अपना प्री बोर्ड या फाइनल बोर्ड, कोई भी एग्ज़ाम को तैयारी करना है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अगर नए हो तो। ठीक है, पुराने वाले तो कर ही दिए होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।